नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वक्त दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। हम वक्त दिन मुख्य परीक्षा की तैयारी में विज्ञान के जिन टॉपिक्स को याद कर रहे हैं या जिनको हम लेकर चल रहे हैं वो खान सर के नोट्स से कवर कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने मनुष्य में पाचन तंत्र को कवर किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र है, इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, अंगों के वैसे समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 और H2O तथा ऊष्मा निकलती है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन कैसे टूटता है उसका फॉर्मूला दिया है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। 6CO2 ऑक्सीजन है। क्रिया के बाद 6CO2 टूट जाएगा अलग, जल अलग हो जाएगा और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आगे। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति के शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता। श्वसन की क्रिया एक उपापचयी क्रिया है। श्वासोच्छ्वास, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार के होते हैं, एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 21%, CO2 0.03%, N2 मतलब नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन गैस भी ले रहे हैं। निःश्वसन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वसन में गैसों का अनुपात कितना होगा? O2 70%, CO2 4.6% और N2 78%। N2 की मात्रा समान रहेगी। प्रमुख श्वसन अंग, श्वसन तंत्र में वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन अंग कहलाता है। जैसे एक कोश के जीव हैं वो विसरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। जलीय जीव हैं वो क्लोन, गलफड़े या गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे मछली। कीट हैं जो वो उनकी श्वास नली द्वारा श्वसन लेते हैं। टेडपोल या मेढक का बच्चा जिसे कहते हैं उसके भी गिल्स होते हैं। निष्क्रिय मेढक जो गिल्स नहीं होते जिनके, वो त्वचा से श्वसन करते हैं। मनुष्य फेफड़ों से, केंचुआ त्वचा से, जीवाणु मेसोसोम से। और ऐसे कई जानवर हैं जैसे गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, ये भी मनुष्य की तरह फेफड़ों से ही श्वसन करते हैं। मानव का श्वसन मार्ग, मानव में जब श्वसन करता है तो वह वायु जिस मार्ग के अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग कौन कौन से होते हैं? नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वप्रतंत्र, श्वासनली, वैक्यूल, वोक्यूल्स, वायुकोष्ठ, रुधिर और कोशिका। ये आपको क्रम से दिए हुए हैं। डायफ्राम हमारे फेफड़ों के और जो आंत हैं इनके बीच में एक हड्डी होती है, आड़ी हड्डी। संरचना में यदि दिखाई गई हो तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये इस हड्डी को डायफ्राम कहेंगे। ये हड्डी है, ये डायफ्राम है। जब हम सांस लेते छोड़ते हैं तो ये हड्डी ऊपर नीचे होती है, इसी को क्या कहेंगे आप? डायफ्राम कहेंगे। डायफ्राम के बारे में पढ़ते हैं। डायफ्राम गुंबद आकार पेशीय रचना है जो वक्ष गुहा के बीच तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। यह संयोजी ऊतक का बना होता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में से डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे, डायफ्राम टूट जाने से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। नासा छिद्र, नाक का यह अगला भाग है। इसी भाग के द्वारा वायु अंदर जाती है जिसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। नासिका कपाट, यह नाक का पिछला भाग है जिसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लॉब पाया जाता है जिसमें हमें सुगंध का एहसास होता है। ग्रसनी, यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों जाते हैं। ग्रसनी निगल द्वार के मध्य में ग्रासनली से जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वतंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र जो है यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वतंत्र की दीवार उपस्थितियों में 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। उसको स्वतंत्र कहे भी रहे जिसमें से स्वर निकलते हैं। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सरनेक्स करता है। जो स्वतंत्र है वह एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे पैग्लिलॉक्ट्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो
ये बंद हो जाता है। आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे तब भी इस बारे में चर्चा की थी कि एक ऐसा कपाट की तरह होता है, ऊपर से यदि कुछ भी खाना भोजन हमारे जाता है तो इसके कपाट खुल जाते हैं, ऐसे बाद में बंद हो जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ समझाया गया है कि जब हम कुछ निकलते हैं तो ये खुल जाता है, इसके बाद बंद हो जाता है। भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रसनी में चला जाता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, हंसते बोलते बात करते हैं, खाना खाते समय सांस लेते हैं तो खाना फंस जाता है ना, फिर हमें टसका आता है, उसी को कहते हैं खाना फंस जाता है, हिचकी आने लगती है। फेफड़े, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। फेफड़े की फुसफुस या पेलुमरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। इसमें रक्त के शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात फेफड़े रक्त को जाकर शुद्ध करते हैं, काम करते हैं। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया का बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे आकर 2 भागों में, आपको आगे दिख रहा होगा, टूट जाएगा, 2 भागों में, 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे बोकाई कहते हैं। और उसमें ही ये आपके फूलों के समान बने रहते हैं। ये फेफड़ों की संरचना बनती है, इनसे ही सांस ली जाती है। वैक्यूल्स कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। वायु कोष्ठक, वैक्यूल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वोई कहते हैं। एल्वोई गैसों के विनिमय का कार्य करती है। जब एल्वोली जमा हो जाता है तो उस पर बीमारियों को निमोनिया कहते हैं। मतलब इस पर कुछ जमा हो जाएगा तो उसको निमोनिया कहेंगे, और यही खराब हो जाते हैं किससे, यदि कोई धूम्रपान वगैरह करता है। टीबी रोग में आपके एल्वोइल्स के छिद्र हो जाता है और इस पर बलगम जमा होने लगता है, जिसे दमा रोग कहते हैं। ऐसी कई बीमारियां आपको दी गई हैं। बढ़ते हैं आगे। जिससे एचबी रूपांतरित हो जाता है, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टेडल वोलियल्स, जिसमें जब एक बार हम जितनी बार सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो हमें टेडल वोलम या टीबी कहते हैं। इसका संख्या कितनी है आपकी, तो 500 × 16 बराबर 8000 मिलीलीटर। टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है, टोटल लंग्स कैपेसिटी दी गई है, कितना दी गई है आपकी, लगभग 80%। कितनी दी गई है, लगभग 80%। जितना मोटा मोटा में याद रखना है बस उतना ही याद रखें। जब हम सांस लेने के लिए किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन या कृत्रिम सांस दी जाती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती है। वेंटिलेटर पर जब होती है तो उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस मिलाकर सांस देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है। अधिक गहराई पर जाने पर गोताखोरों के लिए सिलेंडर ले जाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। पानी में कम गहराई पर जाने के लिए गोताखोरों को सिलेंडर ले जाना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 14 से 30 बार सांस लेता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं। कोशिकीय श्वसन, यह मानव कोशिकाओं के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज कोशिका में अंदर टूट जाता है, जिसे हम ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने कोशिका पढ़ा था कि कोशिका के अंदर एक होता है आपका घटक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपकी कैप संरचना है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसमें 38 एटीपी अणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं। कोशिका में 2 प्रकार का श्वसन पाया जाता है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में विहार मैंने बताया, और कोशिकीय द्रव में भी श्वसन पाया जाता है। कोशिका के अंदर 2 प्रकार का द्रव पाया जाता है। एक होता है आपका कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव, जो इस कोशिका में फुरे में भरा होगा, उस द्रव को एक इसमें फुरे में भरा रहेगा। और एक द्रव होता है जो सिर्फ केंद्रक में होता है, इसे कहेंगे केंद्रक द्रव, इसे कहेंगे कोशिका द्रव, और दोनों को मिला के कहते हैं जीव द्रव। ये हम कोशिका वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इनमें भी ऑक्सीजन होता है। ये दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है और कोशिका में कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में श्वसन या कोशिका द्रव में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे अनॉक्सीय श्वसन भी कहते हैं। बीज के अंकुरण तथा ईस्ट में अनॉक्सीय श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनॉक्सीय श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी ग्लूकोज तोड़ने में खर्च हो जाते हैं, अर्थात 2 एटीपी शेष बचते हैं, जो ग्लाइकोसिस के दौरान एटीपी का लाभ हो जाता है। ग्लाइकोसिस के बाद कैप चक्र प्रारंभ होता है। ग्लाइकोसिस तथा कैप चक्र के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, एसिटाइल कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब चक्र कहते हैं क्योंकि इसकी खोज क्रेब नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोसिस के फलस्वरूप बने 2 पायरुविक अम्ल में माइटोकॉन्ड्रिया का पूर्ण अपघटन हो जाता है। एक पायरुविक अम्ल में अपघटन में 18 एटीपी बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर पायरुविक अम्ल के अपघटन के साथ ये कितने हो जाते हैं 36, और 2 पहले से बने थे तो कितने अणु बन जाएंगे आपके 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जिन्हें अभी हम पढ़ चुके हैं। ये क्रेब चक्र और ग्लाइकोसिस के मिला के हो जाते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब चक्र के दौरान CO2 गैस निकलती है। श्वसनीय पदार्थ वैसे पदार्थ जो कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन टूटना होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कुछ रिमार्क दिए गए हैं। आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ों में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। दोनों श्वसन याद रहेंगे। फेफड़ों में बाह्य श्वसन और कोशिका में आंतरिक श्वसन। और कोशिका में 2 प्रकार का श्वसन, कौन सा? एक तो कोशिका द्रव में होगा और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कोशिका द्रव में होगा अनॉक्सी और जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ऑक्सी श्वसन। ये आपको याद रखने वाले हैं। कुछ वन लाइनर दिए हुए हैं। श्वसन की क्रिया में किस क्रियाविधि के जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या अपघटन। जंतुओं में गैसीय परिवहन किस विधि से होता है? पराचरण या विसरण। श्वसन के चरण कितने हैं? 2, ऑक्सी और अनॉक्सी। क्या श्वासोच्छ्वास में एंजाइम्स आवश्यक होते हैं? नहीं। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा। नासिका छिद्र के पोर कहाँ खुलता है? नासाद्वार में। मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी है? लगभग 12 सेंटीमीटर। श्वास नली वक्षीय गुहा में आकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वोंकाई। मनुष्य में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 6 से 20 बार। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में लिया कितनी ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता होती है? 6 O2 की। मनुष्य में मांसपेशियां किस प्रकार के श्वसन करती हैं? अनॉक्सी श्वसन। जलीय कोशिकीय में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो गलफड़े कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं या गिल्स कह सकते हैं। दैनिक श्वसन क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला या ऑब्लोंगेटा। फेफड़ों की ऊपर के आवरण की संरचना किसका बना होता है? प्यूरल कला का। श्वसन के दौरान बाहर निकली गई वायु CO2 की मात्रा कितनी है? 4%, जिसमें से 2% खर्च हो जाएंगे। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। वसा और तथा प्रोटीन में श्वसनांग गुणांक कितने हैं? 1 से कम। कोशिकाओं में ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण आकोशिकीय विषंडोत्पन्न यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने एटीपी बनते हैं? तो 36 और 38। जो आपके यूकेरियोटिक है उनमें 36 और जो प्रोकैरियोटिक है उनमें 38। हम लोग प्रोकैरियोटिक में आते हैं। समुद्री तट पर रहने वाले व्यक्ति यदि ऊंचे पहाड़ों पर रहने लगे तो रक्त की कितनी मात्रा बढ़ जाएगी? लाल रक्त कणों की संख्या जो है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा उनमें बढ़ जाएगी। सामान्य हो सकता है बाहर की आवाज़ आपको परेशान कर दे, लेकिन हमें पढ़ना है फिर भी। सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम से 1,4 मिलीलीटर तक। ग्लाइकोशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु प्रारंभिक रूप से अम्ल कितने अणु आते हैं? 2 अणु। आज क्लास को यहीं बंद करते हैं क्योंकि किसी का त्यौहार है और उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होगी। पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।